Hello everyone, I hope you all are doing well. Today the subject of my lecture is literary theory, criticism and history. We must conclude the possibility of systematic and integrated study of literature. यानी हमें लिटरेचर की सिस्टमैटिक और इंटीग्रेटेड स्टडी को लाजमी कंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे हमें राइटर बताते हैं कि द मोस्ट कॉमन टर्म्स फॉर इट और लिटरेरी स्कॉलरशिप एंड फिलॉलजी। और इसके सिस्टमैटिक और इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ लिटरेचर में जो वो सबसे मेन कॉमन टर्म जो यूज़ करते हैं और वो ये बेसिकली दो हैं, लिटरेरी स्कॉलरशिप और फिलॉलजी। इनको हम देखेंगे ये क्या हैं आगे। The former term is objectionable. The former term does mean के literary scholarship. इसके बारे में राइटर कहते हैं कि this is objectionable only because it seems to exclude criticism. ये इसलिए objectionable है क्योंकि ये ऐसा दिखता है हमें कि ये criticism जो है ये exclude कर रही है, criticism को include नहीं कर रही। यानी literary scholarship की बात हो रही है। ये सिर्फ literary scholarship, literary knowledge के को ये शो कर रहा है। राइटर में कहता है कि इसलिए कि ये सिर्फ लिटरेरी स्कॉलरशिप को शो कर रहा है और क्रिटिसिज्म को शो नहीं कर रहा। तो दिस इज व्हाई this term that is literary scholarship is objectionable. And to stress the academic nature of the study, it is acceptable doubtless if one interprets the term scholar as inclusively as did Emerson. कहता है कि जाहिर है कि ये जो टर्म है लिटरेरी स्कॉलरशिप ये एक तो ये होगी कि क्रिटिसिज्म को इंक्लूड कर एक्सक्लूड कर रही है और सिर्फ एकेडमिक नेचर ऑफ स्टडी पे स्ट्रेस कर रही है। तो दिस इज व्हाई दिस टर्म इज ऑब्जेक्शनेबल। और जो दूसरी टर्म है फिलॉलजी, दिस इज ओपन टू मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दिस टर्म बेसिकली फिलॉलजी जो है ये एक डाइवर्जेंट किस्म की इसके मीनिंग्स हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज ओपन टू मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हम यानी अगर फिलॉलजी को देखा जाए तो फिलॉलजी के वी हैव गॉट सो मेनी मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स। For example, in linguistics terms, we call philology as the humanistic study of historical linguistics. अगर आप फिलासफी में देखा जाए तो फिलासफी में ये कहते हैं कि लव एंड स्टडी ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, ऑफ कोर्स ब्रॉडली स्पीकिंग। और फिर कल्चर वाइज अगर इसे देखा जाए तो दिस इज स्कॉलरशिप एंड कल्चर, दिस इज पर्टिकुलरली क्लासिकल लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक। So this term that is philology, it has got different meanings. अब जो एक नए राइटर हैं इनकी तरफ ये पहले इशारा है कि वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं। इमर्सन जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि सॉरी नेक्स्ट राइटर जो हमारे पास हैं बोइक। बोइक के बारे में बताया जाता है कि he wrote a fundamental encyclopedia etc. So he defined this philology as the knowledge of the known and hence the study of language and literatures. यानी बोइक ने ये बोला है कि philology जो है ये क्या चीज़ है? It is the knowledge of the known and hence the study of language and literatures, arts and politics, religion and social customs, practically identical with Greenlaw's literary history. अब ग्रीन लॉस लिटरेरी हिस्ट्री को देखा जाए तो उसको उसने भी ऐसे कि फिलॉलजी को डिफाइन किया क्या बताया था। तो फिलॉलजी अकॉर्डिंग टू बॉयक इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द नोन। यानी नॉलेज ऑफ द नोन में फिर क्या होगा कि स्टडी ऑफ नॉलेज, सॉरी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये सब फिलॉलजी में आएगा। Burke's philology is obviously motivated by the needs of classical studies. यानी ये उसकी philology of course मोटिवेट की गई है कि क्लासिकल स्टडीज की नीड्स के साथ इसको जोड़ा गया है कि क्लासिकल स्टडीज जो है ना एक्चुअली दे इन्विगरेट, दे अर्ज, दे मोटिवेट, दे अपहेल्ड दिस philology. With Boyk, literary study is not, sorry, is only one branch of philology. अब according to Boyk, जो literary study जो है ये तो सिर्फ philology की एक branch है। Understood as total science of civilization। और जो फिर Boyk ने के नज़दीक literary study एक तो philology की only इसकी एक branch है और इसको हम देखेंगे एक total science of civilization के तौर पे, और particularly a science of what he called the national spirit। जो ऐसी साइंस लिटरेरी स्टडी ऐसी साइंस है जिसको हम नेशनल स्पिरिट कह सकते हैं। According to Boyk, today philology is frequently understood to mean linguistics, especially historical grammar and the study of past forms of languages। तो आजकल के दौर में हम फिलॉलजी को इस नज़र से देखेंगे कि फिलॉलजी is frequently understood to mean linguistics, especially historical grammar and the स्टडी ऑफ पास्ट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। यानी हम फिलॉलजी को इस जुमले में देखते हैं आजकल कि ये
इसका मतलब लिंग्विस्टिक्स है, इसका मतलब हिस्टोरिकल ग्रामर और पास्ट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस को देखना और पढ़ना है। Another alternative term for the work of the literary scholar is research. हम रिसर्च की एक बात अब होती है कि रिसर्च क्या है, कि लिटरेरी स्कॉलर के लिए एक तो फिलॉलजी टर्म होगी और दूसरी टर्म अब ये आ गई है रिसर्च। अब ऑफ कोर्स रिसर्च एक को देखा जाए तो रिसर्च एक तो ये हो गया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल व्हिच हैव टू बी सर्च फॉर एंड दोज व्हिच आर इजीली अवेलेबल। यानी रिसर्च ऐसी मटेरियल पे भी होती है कि जिनको लाजमी रिसर्च करना है और ऐसी मटेरियल पे जो इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल रिसर्च क्या है, जब आप जाते हैं व्हेन वन विजिट्स द ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड अ रेयर बुक while it is apparently involves a different mental process to sit at home in an armchair and read a reprint of the same book एट मोस्ट दैट। अब जब हम म्यूजियम में जाते हैं, कोई वो एक बुक जो बहुत कम मिलती है तो आप उसको देख करके पढ़ते हैं, तो फिर एक रिसर्च है। जबकि आप घर पे बैठ करके आर्म चेयर पे बैठ करके एक जो बुक है लिखी हुई है इसका रीप्रिंट उसका पढ़ते हैं, तो ये फिर एक इजीली अवेलेबल है ये चीज़। तो पहले वाली को हम कहेंगे म्यूजियम में जा करके देख के कि एक रेयर बुक को पढ़ना रिसर्च है, जबकि रीप्रिंट को जा करके देखना इसका मतलब है कि दैट रिसर्च और दैट सर्च इज इजीली अवेलेबल। अगर देखा जाए एट मोस्ट द टर्म रिसर्च सजेस्ट सर्टेन प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस। अब रिसर्च का जब देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस कुछ आप करते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग टू डू सम रिसर्च। आप प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस वो एक्सटेंड करते हैं कितने ज़्यादा हैं या कितने कम। The distinction between literary theory, criticism and history are clearly the most important। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इनमें डिस्टिंक्शन। फर्स्ट क्या है जी, हम राइटर हमें किस एंगल से बताएगा इसकी डिस्टिंक्शन। फर्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ व्यू ऑफ लिटरेचर एज अ सिमल्टेनियस ऑर्डर एंड अ व्यू ऑफ लिटरेचर व्हिच सीज इट प्राइमरीली एज अ सीरीज ऑफ वर्क्स अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब पहली इसकी डिस्टिंक्शन हम राइटर इस एंगल से बताएगा कि लिटरेचर एज अ सिमल्टेनियस ऑर्डर, यानी लिटरेचर एज सिमल्टेनियस ऑर्डर जो इकट्ठे प्रोड्यूस हो रहे हैं उस ऑर्डर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक उस एंगल से बताया जाएगा लिटरेचर के बारे में। और दूसरा लिटरेचर जो कि हम जो राइटर हमें दिखाएगा या हम लिटरेचर को देखते हैं एज अ सीरीज ऑफ वर्क्स अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एज इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस। यानी दूसरा लिटरेचर को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और एक हिस्टोरिकल प्रोसेस की शक्ल में देखेंगे, एक सिमल्टेनियस फॉर्म में ऑर्डर में और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देयर इज देन द फर्दर डिस्टिंक्शन between the study of the principles and the criteria of literature and the study of the concrete literary work of art। अब हम एक और एंगल से देखेंगे कि study of the principles and criteria of literature and the study of the concrete literary works of art, whether we study them in isolation or in a chronological series। अब हम इन डिस्टिंक्शन यानी लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री की डिस्टिंक्शन देखने के लिए हम साथ ये भी देखेंगे कि लिटरेचर को हम जो पढ़ रहे हैं आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं या क्रोनोलॉजिकल सीरीज में पढ़ रहे हैं, यानी हम लिटरेचर को किस शक्ल में देखेंगे, आर्ट को किस फॉर्म में देखेंगे। इट सीम्स बेस्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू दीज distinctions by describing as literary theory the study of the principles of literature। यानी इस तरह के तरीके से भी बेहतर होगा कि हम इनके डिस्टिंक्शन को देखें कि लिटरेरी थ्योरी को डिस्क्राइब करते हुए इस तरह डिस्क्राइब करते हुए देखेंगे लिटरेरी थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेचर। तो हम फिर यानी इस एंगल से भी एक देख सकते हैं इन टर्म्स को, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री को। ऑफ कोर्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज frequently used in such a way as to include all literary theory। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है ऐसे भी कि जिसमें हम कहते हैं कि इट इंक्लूड ऑल लिटरेरी थ्योरी, यानी लिटरेरी थ्योरी सबको इंक्लूड करती है, जितने भी नीचे थेरीज बताए हुए हैं यानी इन सब वर्क्स को लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंक्लूड करता है। अब इन्हीं को देखा जाए, ये जो टर्म्स हैं लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री, अब इनके नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो राइटर में बताता है कि दे इम्प्लीकेट ईच अदर सो थॉरोली एज टू मेक इंसिवेबल लिटरेरी थ्योरी विदाउट क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म विदाउट थ्योरी एंड हिस्ट्री और ब्ला ब्ला ब्ला। यानी हम इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते, सो एक दूसरे को ये थॉरली इम्प्लीकेट करते हैं। यानी आप ये नहीं कंसीव नहीं कर सकते लिटरेरी थ्योरी विदाउट क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म विदाउट थ्योरी, यानी आप इनको जोड़ करके देखेंगे, दे आर इंटरलिंक्ड।
Obviously, literary theory is impossible except on the basis of a theory of concrete literary works. Literary theory impossible है जब तक कि आप इसको बेस करें किसी concrete literary works पे. No criticism or history is possible without some set of questions, some set of concepts, etc. तो आप कोई किसी किस्म की हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म ये पॉसिबल ही नहीं होता कि जब तक कोई क्वेश्चंस ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो, कोई रेफरेंसेस ना हो, कोई जनरलाइजेशंस वगैरह ना हो. तो अब हम एक डायलेमा में होते हैं कि वी ऑलवेज रीड विद सम प्री कंसेप्शंस. ऑलराइट, सो एक डायलेमा है कि हम हमेशा जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक प्री कंसेप्शंस हमारी होते हैं, ठीक है. तो जो प्री कंसेप्शंस होते हैं हम पढ़ने के बाद उस चीज़ को अगर उस चीज़ ने हमें फैसिनेट किया तो वी मोल्ड आवर ओन प्री कंसेप्शंस. ऑलराइट, तो हम उस जब किसी चीज़ से फैसिनेट हों तो अपने ही कंसेप्शन प्री कंसेप्शन जो बने होते हैं वो भी हम मोल्ड कर लेते हैं अगर हम कोई लॉजिकल चीज़ पढ़ रहे हैं. There have been attempts to isolate literary history from theory and criticism. ज़ाहिर है इनको जुदा करने के लिए literary theory और history और criticism को आपस में separate करने के लिए कुछ attempts की गई हैं. For example, F.W. Bateson argued that literary history shows A to derive from B. यानी उन्होंने कहा है कि बेटसन ने कि literary history क्या काम करती है, ये show करती है A को और to derive from B. show A को करके B से drive करती है. यानी एक चीज़ को ए को शो करेगी किसी एक चीज़ को और दूसरी चीज़ से कोई ना कोई डिराइव कर रही होगी. जबकि क्रिटिसिज्म को उन्होंने बेटसन कहता है कि व्हाइल क्रिटिसिज्म प्रोनाउंसेस ए टू बी बेटर देन बी. यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है जी? उसको वो कहता है कि ये प्रोनाउंस करता है ए को कि ये बेहतर है बी से. यानी एक चीज़ को बी दूसरी चीज़ से बेहतर बना करके इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बेहतर बना करके दिखाया जाता है. द फर्स्ट टाइप जो कि लिटरेरी थ्योरी है, सॉरी लिटरेरी हिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू डील्स विद वेरिफाइबल फैक्ट्स. यानी फिर लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में बात होती है कि ये फर्स्ट टाइप है, ये बेसिकली वेरिफाइबल फैक्ट्स से डील कर रही होती है. द सेकंड है जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इट डील्स विद मैटर्स ऑफ ओपिनियन एंड फेथ. ऑलराइट, ये मैटर ऑफ ओपिनियन और फेथ से डील करती है. बट दिस डिस्टिंक्शन इज क्वाइट अनटेनेबल. लेकिन ये डिस्टिंक्शन कोई इतनी लॉजिकल नहीं है. ऑलराइट, सो इट कैन नॉट बी डिफेंडेड, इट कैन नॉट बी अपहेल्ड. There are simply no data in literary history which are completely neutral facts. आप लिटरेरी हिस्ट्री में देखे जाएं कि कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो completely neutral fact पे बेस करे. वैल्यू जजमेंट्स आर implied in the very choice of material. हर choice of material में आपको वैल्यू जजमेंट्स मिलेंगी, आपको सब्जेक्टिव जजमेंट्स मिलेंगी. इन द सम प्रिलिमिनरी डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक्स एंड लिटरेचर इन द मेयर एलोकेशंस ऑफ स्पेस. यानी हर जगह पे आपको वैल्यू जजमेंट्स मिलेंगी, कोई completely neutral facts नहीं मिलेंगे. But any question a little more advanced, even a question of textual criticism or of sources and influences, requires constant acts of judgment. अब जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई एडवांस हैं, कोई टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म पे हैं, कुछ भी हैं, so they involve constant acts of judgment. यानी आप जजमेंट उसमें कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. बेली न्यूट्रल फैक्ट्स नहीं होते, completely neutral facts नहीं होते उन क्वेश्चन में. Such a statement, for example, as Pope derives from Dryden, not only presupposes the act of selecting Dryden. अब जो कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जिसमें बताया जा रहा है जिसमें हमें कि ये जितने भी जजमेंट्स वगैरह हैं ये बेसिकली completely न्यूट्रल फैक्ट्स नहीं हैं बल्कि जजमेंट्स हैं. इसमें कुछ इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, कुछ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है. But usually the case for the isolation of literary history from literary criticism is put on different grounds. It's not denied that acts of judgment are necessary, but it is argued that literary history has its own peculiar standards and criteria. अब इन दोनों में डिफरेंस जो है, आइसोलेशन जो है, ये डिफरेंट ग्राउंड्स पे भी बेस की गई है. ये डिनाई नहीं किया गया है कि जो एक्ट्स ऑफ जजमेंट हैं ये नेसेसरी हैं, लेकिन ये आर्ग्यू किया गया है कि लिटरेरी हिस्ट्री जो है इसके अपने पिक्यूलियर स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरियाज हैं लिटरेरी हिस्ट्री के. यानी जजमेंट्स को डिनाई नहीं किया गया इसमें से, लेकिन ये बताया गया कि लिटरेरी हिस्ट्री के अपने कुछ पिक्यूलियर स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया. दैट इज दोज ऑफ द अदर एजेस. वी मस्ट enter into the mind and attitudes of past periods and accept their standards, deliberately excluding the entrance of our own preconceptions. लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमें लाजमन माइंड और एटीट्यूड जो है ना पास्ट पीरियड्स के उसमें एंटर होना होता है और उस पास्ट पीरियड के स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करना होता है और अपने इंट्रूजन्स को, अपने प्री कंसेप्शंस को डिलिबरेटली एक्सक्लूड करना पड़ता है
लिटरेरी हिस्ट्री में। और इस व्यू को, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिसिज्म, जो इस व्यू को जर्मनी में एलैबोरेट किया गया था 19th सेंचुरी में, though even there it has been criticized by historical और theorist। अब इस व्यू को वहाँ पे एलैबोरेट किया गया था, although जो हिस्टोरिकल थियरिस्ट है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। स्पेशली अर्नस्ट रॉल्स जो हैं, इसने भी क्रिटिसाइज किया है, जो बहुत बड़े फिलासफर भी हैं उस सेंचुरी के, जर्मन फिलासफर्स हैं। It seems now to have penetrated directly and indirectly to England and the US। अब यूएस और इंग्लैंड में भी ये चीज़ पेनिट्रेट कर गई है। हिस्टोरिसिज्म जो है पहले जर्मनी में थी। Hardin Craig, for instance, said that the newest and best phase of recent scholarship is the avoidance of anachronistic thinking। अब हार्डन की, अब ये जो लिटरेरी हिस्टोरियंस का जो व्यू है, इसमें हम लोग भी अब अपनी एलिजियंसेस पे शो कर रहे हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं बाद में से आए हैं कि उन्होंने अपनी एलिजियंसेस चीज़ में शो की है हिस्टोरिसिज्म में। ऑलराइट, और ये क्रेग की एग्जांपल दी गई हमें कि वो कहते हैं कि newest and best phase of recent scholarship is the avoidance of the anachronistic thinking। यानी anachronistic जो old fashioned thinking है, हमें इसको avoid करना चाहिए। क्यों? Because the newest and the best phase of recent scholarship is the, अब न्यूएस्ट और बेस्ट फेज के कह रहे हैं कि रीसेंट स्कॉलरशिप, जो रीसेंट नॉलेज है, रीसेंट जो नेचर ऑफ स्टडी है, वो बेस्ट इसीलिए है क्योंकि हम अवॉइड करते हैं एनाक्रोनिस्टिक थिंकिंग को, यानी ओल्ड फैशन थिंकिंग को हम अवॉइड करते हैं। तो इसको वो चीज़ ग्रे कहते हैं कि दिस इज द न्यूएस्ट एंड द बेस्ट फेज ऑफ स्कॉलरशिप। फिर ई स्टॉल की हमें बात बताई जाती है कि he works on the theory that the studying the conventions of the Elizabethan stage and the expectations of his audience, works on the theory that the reconstruction of the author's intention is the central purpose of literary history। वो तो जो स्टॉल है वो कहते हैं कि जो ऑथर्स की इंटेंशन है, वो जो आर्थर्स की इंटेंशन है, वो बेसिकली द सेंट्रल पर्पस ऑफ लिटरेरी स्टडी होनी चाहिए। और हम सॉरी लिटरेरी हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी लिटरेरी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आथर्स की इंटेंशन वो कहते हैं कि लाजमन होना चाहिए। आथर्स की इंटेंशन हम जानेंगे तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। स्टॉल कहते हैं डिफरेंट पीरियड्स हैव एंटरटेन्ड डिफरेंट क्रिटिकल कंसेप्शंस एंड कन्वेंशंस। डिफरेंट पीरियड ने डिफरेंट कन्वेंशन कंसेप्शंस को एंटरटेन किया। Each age is a self-contained unity expressed through its own type of poetry। हर एज में अपनी टाइप ऑफ पोएट्री थी, उसमें अपनी यूनिटी थी, उसमें यूनिटी एक्सप्रेस हुई थी। This view has been candidly and persuasively expounded by Frederick A. Portal in his Idiom of Poetry। ये व्यू फ्रेडरिक भी अपने Idiom of Poetry में बयान करते हैं। This conception of literary history requires an effort of imagination, of empathy, of deep congeniality with a past age or a vanished state। अब ये जो बात की थी ऊपर स्टॉल ने कि जो आथर्स इंटेंशन है दैट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री, वो लिटरेरी हिस्ट्री का सेंट्रल पर्पस है। अब इस चीज़ को थोड़ा और एलैबोरेट किया जाएगा। इससे अगर उस एंगल से देखा जाए तो फिर हम कहते हैं कि आर्ट इज फाइनेस्ट, सॉरी एट इज फाइनेस्ट, this conception of literary history requires an effort of imagination, of empathy, of deep congeniality with a past age or vanished state। यानी आपको empathy, sympathy के पैथेटिकली देखना होगा, congeniality के साथ आपने देखना होगा किसी पास्ट एज को या वैनिश स्टेज को। ठीक हो गया? तब आप लिटरेरी हिस्ट्री को एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई लिटरेरी हिस्ट्री आप बना सकते हैं। We know successful efforts have been made to reconstruct the general outlook on life, the attitudes, conception, prejudices, and underlying assumptions of many civilizations। बहुत सारी attempts की भी गई हैं, ठीक है, जिसमें attitude, conception वगैरह सब चीज़ों को देखा भी गया है इन चीज़ों में। We know a great deal about the Greek attitude towards the gods, women, and slaves। We can describe the cosmology of the Middle Ages। हमें काफ़ी कुछ पता है। अब ज़ाहिर है जब ग्रीक एटीट्यूड देखेंगे टुवर्ड्स गॉड, विमेन, स्लेव्स एक्सेट्रा, या कॉस्मोलॉजी ऑफ द मिडिल एजेस, इसमें आप अपनी एम्पैथी भी शो कर रहे हैं, डीप कंजेनियलिटी भी शो कर रहे हैं, सिंपैथी भी शो कर रहे हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी भी शो कर रहे हैं। तब आप वो पास्ट में जा करके देखते हैं चीज़ों को लिटरेरी हिस्ट्री के लिए। वेरी डिफरेंट आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशन इम्प्लाई बाय बिज़ेंटाइन एंड चाइनीज आर्ट। यानी आप लिटरेरी हिस्ट्री में देखेंगे सिंपैथेटिकली एम्पैथेटिकली तो आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी, चाइनीज आर्ट या ब्ला 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 और चीज़ें। स्पेशली इन जर्मनी देयर इज अ प्लेथरा ऑफ स्टडीज, मेनी ऑफ देम इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंगलर। जर्मनी में बहुत सारी स्टडीज स्पेंगलर ने की थी, गॉथिक मैन पे, बैरोक मैन पे एक्सेट्रा। दे वर ऑल सपोज्ड टू बी शार्पली सेट आउट फ्रॉम आवर टाइम।
लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। अब वो सपोज की गई थी कि वो हमारे टाइम से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, अपनी एक अलग दुनिया में होंगी सारी स्टडीज। इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर, this attempt at historical reconstruction has led to great stress on the intention of the author. अब लिटरेचर की स्टडी को देखा जाए तो ये अटेम्प्ट जो की गई है, sorry, here we go, we were studying from this page. Sorry, I couldn't show you the page, the whole page. Here, I was discussing the things from page number 41. This is page number 41. All right. And मैं बता रहा था आपको कि in the study of literature, ये last paragraph है इसका. This attempt at historical reconstruction has led to great stress on the intention of the author. ये इस स्टडी ऑफ लिटरेचर में हम जो ग्रेट इंटेंशन पुट करते हैं, ये बेसिकली इंटेंशन ऑफ आथर के ऊपर हम देखते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है. Usually assume that if we can ascertain this intention and can see that the author has fulfilled it, we can also dispose of the problem of criticism. हमें क्या चाहता है कि हमें इस इंटेंशन को अगर जान लें और इसको देख लें क्या आथर ने क्या फुलफिल करना चाहा, तो हमें जो क्रिटिसिज्म का प्रॉब्लम है इसको भी हम हल कर लेंगे. The author has served a contemporary purpose and there is no need or even possibility of further criticizing his work. तो इस व्यू के मुताबिक आथर का पर्पस जो इंटेंशन है वो सेंट्रल पर्पस है. तो इस व्यू के मुताबिक अगर देखा जाए, जो आथर ने बात की है, जो उसका पर्पस है, उसने कंटेम्प्रेरी पर्पस को सर्व कर लिया है, उस वक्त का जो पर्पस था, उस वक्त के दौर का जो पर्पस था. तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है और क्रिटिसिज्म की, कोई ज़रूरत नहीं है और फर्दर उसके वर्क को क्रिटिसाइज करने की. एक व्यू ये है. अब नेक्स्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट व्यू एक हमारे पास आएगा. The the method thus leads to the recognition of single uh, thus leads to the recognition of single critical standard that of contemporary success. यानी इस मेथड के मुताबिक हम contemporary success के ऊपर से फोकस कर रहे हैं. There are then not only one or two but literally hundreds of independent, diverse and mutually exclusive conceptions of literature. इसके मुताबिक तो हमारे पास hundreds of literary conceptions होंगे different. The ideal of poetry is broken up in so many splinters. Ideal of poetry भी so many splinters में divide हो जाएगा, बहुत सारे splinters में. The history of literature is reduced to a series of discrete and hence finally incomprehensible fragments. In history of literature भी incomprehensible fragments में divide हो जाएगी. There are polar poetical ideals which are so different than that there is no common denominator between them. यानी बहुत सारे polar poetical ideals हमें बन जाएंगे जिनमें कोई कॉमन डिनोमिनेटर हमें नहीं मिलेगा. अब एक ये व्यू है. अगर हम जिस व्यू के मुताबिक सिर्फ देखें कि आथर का जो पर्पस है वो सेंट्रल है, तो उसके बाद हमें और क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है उसके वर्क को. अब इसके बाद हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक व्यू देखेंगे और उसके साथ साथ हम लिटरेरी हिस्ट्री को देखेंगे कि वो क्या बताती है हमें. और लिटरेरी हिस्ट्री के हेल्प लिटरेरी विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री वी विल come to know uh, we will come to know the importance of literary criticism and literary theory. Thank you so much for watching. Please ask me if you have any queries in the comments below.